डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। मैं जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पहला सीरीज मैंने कंटिन्यू किया था यूट्यूब पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर का मैंने 15 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव का एक सेट मैंने बनाया था, वहाँ डिस्कस किया था। आज आइए फिर से उसी चैप्टर का फिर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक सेट है, फिर से इसको डिस्कस करता हूँ। और मेरे साथ साथ आप भी कॉपी पेन निकाल कर और कुछ प्रश्नों को आप भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसमें आपसे बनता है या नहीं है। आइए, ये चैप्टर है, स्क्रीन पर यहाँ पर एक प्रश्न दिख रहा है। एक कैपेसिटर है, कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, और आपको निकालना है तुल्य धारिता, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता। चलिए, तो आपको निकालने हैं ए और बी के बीच की कुल धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं। आइए समझते हैं। यहाँ एक बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस प्रश्न में। ए और बी बिंदु के बीच आपको टोटल धारिता निकालनी है। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। एक बात याद रखेंगे कि अगर जिस वायर में कैपेसिटर, रेसिस्टर, इस तरह के चीज़ें अगर जुड़ी न रहती हो तो उस वायर के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है। मान लेते हैं अगर ये बिंदु ए है, अगर ये ए है तो यहाँ भी मैं ए लिख सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं ए लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये बिंदु ए है, ये भी ए बन जाएगा। पर इन दोनों बिंदुओं के बीच एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच भी एक कैपेसिटर है, और अगर ये बिंदु बी है तो यहाँ पर भी कोई कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ है इन बिंदुओं के बीच। तो इसका एक नया अरेंजमेंट मैं तैयार करता हूँ और उसके हिसाब से बहुत आसानी से बन जाएगा। जैसे ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। सबसे पहला कैपेसिटर इसको देखिए, ये ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के बीच एक जोड़ देता हूँ कैपेसिटर, ये हो जाएगा। दूसरा कैपेसिटर आपको फिर से बी और ए के बीच दो कैपेसिटर हैं, बी और ए के बीच दो कैपेसिटर, ठीक है। और फिर ए और बी के बीच एक कैपेसिटर है, फिर ए और बी के बीच एक कैपेसिटर है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस सीरीज में सब 1 माइक्रोफैराड का है। ये भी 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड। अब आप देख पाएंगे कि ये दोनों कैपेसिटर किस क्रम में है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो ये दोनों कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो ये भी 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है। तो अगर सीरीज में होता है तो हम लोग 1/c निकालते हैं, इक्वल टू 1 + 1, तो 1/c इक्वल टू 2, यानी c का मान हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैराड। यानी यहाँ पर एक कैपेसिटर था 1 माइक्रोफैराड का, दूसरा कैपेसिटर आया 1/2 माइक्रोफैराड का, दोनों का इक्विवेलेंट 1/2 माइक्रोफैराड, और तीसरा आपको है 1 माइक्रोफैराड का। ये तीनों आपको किस क्रम में दिख रहे हैं? तो तीनों आपको ये पैरेलल हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैपेसिटर जुड़े हो तो उनको हम लोग, उसके धारिता को हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 मिला, फिर 1/2 मिला और फिर 1 मिला, ठीक है। तो टोटल धारिता कितनी आएगी? टोटल आपकी आएगी 1 और 1 2 प्लस 1/2, यानी 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.5। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी एक डायग्राम का प्रश्न है। आप प्रश्न में देखिए, एक बिंदु आपको यहाँ ए दिख रहा है, एक बिंदु यहाँ पर ए है और दूसरा बिंदु ये बी है।
ए और बी के बीच यहाँ पर दो कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैपेसिटर किस क्रम में है? ये दोनों कैपेसिटर समांतर क्रम में है। अगर ये दोनों का समतुल्य धारिता मैं निकालूं तो 1/c इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 करने होंगे। अब यहाँ देखिए 1/c इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6 और 1 में 1 से 2 हो जाएगा, ये 3 बार में कैंसिल होगा तो c इक्वल टू हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, यानी ये दोनों की कुल धारिता हो गई 3 माइक्रोफैराड। अगर एक नया डायग्राम बनाते हैं तो ये 3 माइक्रोफैराड का होगा और दूसरा पहले से है 6 माइक्रोफैराड का। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ए और बी बिंदुओं के बीच इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो आपका 6 और 3 9 माइक्रोफैराड, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, 9 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न होगा, देखिए अगला प्रश्न है C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के बीच का विभवांतर होगा। आपको यहाँ विभव निकालना है। आइए पहले एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे प्रश्न में दो कैपेसिटर, एक C1 और C2 और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। एक कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर है C2 और दोनों श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम है। अगर इसकी समतुल्य धारिता मैं निकालूं तो समतुल्य धारिता निकालने पर आप लिखेंगे 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पर होगा 1/c इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1, यानी 1/c इक्वल टू 3/4, c इक्वल टू हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। मतलब कि इसकी कुल धारिता, दोनों को मिलाकर कुल धारिता हो गया 4/3 माइक्रोफैराड। आपको क्या निकालने हैं कि 2 माइक्रोफैराड वाले सिरों के बीच विभवांतर। आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है। मैं मान लेता हूं कि ये 2 माइक्रोफैराड का है और इसके बीच का विभवांतर कितना है V1, तो हमें टोटल धारिता पता है, टोटल धारिता पता है 4/3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड। अब हमें निकालने हैं वोल्टेज निकालने हैं। मैंने बोला कि एक फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V, तो V का मान कितना हो जाएगा Q/C। अब हमें विभव निकालना है V1, तो V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q/ यहाँ पर C1 कर देंगे। C1 का मान हमें पता है 2 माइक्रोफैराड और फिर हमें Q का मान निकालना पड़ेगा। टोटल धारिता Q का मान हो जाएगा C × V, तो टोटल धारिता डाल देता हूँ। आपको Q का मान निकालना है, Q बराबर होगा C × V, तो Q बराबर C का मान है, टोटल था 4/3 × 10⁻⁻6 माइक्रो का मतलब, और V का मतलब है यहाँ पर 1200 भी दिया हुआ है। 3 से ये कटेगा कितना बार में, 400, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे 1600 × 10⁻⁻6। 2 0 है, 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 16 × 10⁻, कितना हो जाएगा -4, ये Q का मान आया। आपको निकालना था V1 का मान। V1 बराबर होगा Q/C1। Q का मान है कितना, Q का मान है 16 × 10⁻⁻4 और C1 का मान है 2 × 10⁻⁻6। ये कट के आ जाएगा 4, ठीक है, तो 4 गुने और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 बचेगा, यानी 400। V1 का मान आ जाएगा 400 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और ये पूछा हुआ है बिहार बोर्ड BA/CIVI 2018 में। बहुत अच्छा प्रश्न था, 400 वोल्ट इसका उत्तर होगा। आपको 2-3 बातें याद रखनी होगी। पहली बात कि C का सूत्र होता है Q/V। अगर हमें Q निकालने हैं तो हम गुना कर देंगे C × V से। अगर हमें V निकालने हैं जिसका भी, तो हो जाएगा Q/C। तो C टोटल हम लोग C का मान निकाले थे 4/3 माइक्रोफैराड और V का मान 1200 दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। 64 यहाँ पर एक प्रश्न है।
देखिए, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। आपको संधारित्रों की संख्या पता करनी है, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने होने चाहिए, 5 माइक्रोफैराड होने चाहिए। 5 माइक्रोफैराड टोटल धारिता होना चाहिए। और जोड़ने कितने वाले के हैं, 2 माइक्रोफैराड वाले को जोड़ने हैं। 2 माइक्रोफैराड वाले कितने होने चाहिए, देखते हैं। फैराड टोटल धारिता प्राप्त करने हैं और कम से कम 2 माइक्रोफैराड के संधारित्रों की संख्या निकालनी है। मैं इसको ऐसे अरेंज कर सकता हूँ, एक ये होगा 2 माइक्रोफैराड का और दूसरा ये होगा 2 माइक्रोफैराड का। ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, और इसके साथ एक और जोड़ देता हूँ इस प्रकार से, और ये है आपको 2 माइक्रोफैराड का और 2 माइक्रोफैराड का। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 2 माइक्रोफैराड श्रेणी क्रम में मिलकर 1 माइक्रोफैराड बन जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 2 4। तो ऊपर में हुआ 4 माइक्रोफैराड का एक, ये हुआ 4 माइक्रोफैराड का, और नीचे में हुआ 1 माइक्रोफैराड का। अब कुल धारिता हो जाएगा 4 और 1 5। तो टोटल 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने थे। इसके लिए हमें कितने संधारित्र लेने पड़े, 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टोटल 2 माइक्रोफैराड के कम से कम 4 संधारित्रों की आवश्यकता होगी। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है, यहाँ पर आइए देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा हुआ है जी। BACB बिहार बोर्ड 2019 में ये भी पूछा गया, बहुत लेटेस्ट प्रश्न है, समझिए इसको। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा U का मान दिया हुआ है 1 जूल और वोल्टेज का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट। विभव का मान है 100 वोल्ट और ऊर्जा का मान है 1 जूल। कह रहे हैं कि संधारित्र की धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता क्या होगी। ऊर्जा का सूत्र होता क्या है, ऊर्जा का सूत्र होता है U = ½ CV²। ये ऊर्जा का सूत्र होता है। प्रश्न में दिया हुआ है ऊर्जा का मान 1 जूल, 1 जूल, ठीक है, और ½ × C का मान हमें पता करना है, और V का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट, और इसका क्या, स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, C × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 4। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 0 और 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो C = हो जाएगा 2 × 10 का पावर -4, यानी 2 × 10 का पावर -4, इतना फैराड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में ये है 2 × 10⁻⁴ फैराड धारिता होगा, 2 × 10 का पावर -4। बहुत आसान सा प्रश्न था। आगे आए, आपको देखिए, 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता। इस प्रश्न को मैंने पिछले सीरीज में भी डिस्कस किया है, आप वहां देखेंगे। अगर देखे होंगे तो इसका आंसर आप देखते के साथ बता सकते हैं। ये भी पूछा हुआ है जी, बिहार बोर्ड 2020, बिहार बोर्ड BACB 2020 में लेटेस्ट प्रश्न ये भी है, हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। 2 समान धारिता वाले संधारित्र को, 2 समान धारिता, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र, 2 संधारित्र हैं, दोनों की धारिता को मैंने C मान लिया, दोनों बराबर संधारित्र है, धारिता है दोनों का बराबर, मैंने C मान लिया, दोनों का समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। एक ये है और दूसरा ये है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, दोनों की धारिता है C। तो समांतर क्रम में डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना, तो C + C कितना हो जाएगा, 2C। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा 2C। बहुत आसान सा प्रश्न था। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, यदि समांतर पट संधारित्र, समांतर पट का मतलब प्लेट, यदि किसी समांतर पट संधारित्र की प्लेटों के बीच की वायु को के आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने इसको डिस्कस किया था कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र है, एक पर प्लस चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज, अगर इसमें वायु भरा है तो
तो वायु के लिए इसकी धारिता होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और अगर इसमें वायु के जगह पर कोई माध्यम भर दें, वायु के जगह पर यहाँ पर कोई माध्यम भर दें, माध्यम, अगर यहाँ पर माध्यम भरेंगे तो C का सूत्र होगा K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बटा में D। प्रश्न में कह दिया है कि उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता K है, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता K है, तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K का, यानी धारिता बढ़ जाएगा जी, K गुना बढ़ जाएगा। देखिए पहले के अपेक्षा K गुना बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर A सही होगा, K गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर A सही होगा। चलिए आगे एक प्रश्न है बहुत आसान सा, ये डायग्राम का प्रश्न है। समतुल्य धारिता यहाँ भी प्राप्त करने हैं। फिगर दिया हुआ है 2.68 में संयोजित बिंदु P तथा Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए आपको धारिता निकालने हैं P और Q के बीच, आपको धारिता निकालने हैं P और Q के बीच। ये Q बिंदु है और ये बिंदु P है, ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। अब यहाँ से देखिए P बिंदु से एक संधारित्र यहाँ जुड़ा है, दूसरा यहाँ जुड़ा है, तीसरा यहाँ जुड़ा है एक तार के द्वारा। ये तीनों किस क्रम में है? ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में 1/c इक्वल टू क्या निकालेंगे? 1 + 1 + 1, तो 1/c इक्वल टू 3, यानी c का मान हो जाएगा 1/3 माइक्रोफैराड। यानी ये तीनों मिलकर एक धारिता बन गया, और ये तीनों मिलकर एक धारिता मतलब 1/3 माइक्रोफैराड की एक धारिता, एक कैपेसिटर बनी, और पहले से जुड़ा हुआ है 1 माइक्रोफैराड का। ये दोनों किस क्रम में आ जाएगा? ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। तब अगर C इक्विवेलेंट निकालना है तो समांतर में डायरेक्ट जोड़ देते हैं 1/3 और प्लस 1 माइक्रोफैराड, एलसीएम होगा 3, 1 प्लस यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 1 4/3, 4/3 माइक्रोफैराड। क्या बात है, ऑप्शन नंबर C सही होगा जी, 4/3 माइक्रोफैराड। आगे प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ भी है। यहाँ पर A और B, ये A है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। प्रश्न में A और B के बीच आपको टोटल धारिता निकालनी है। पहले बताया कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों किस कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन में है, किस प्रकार के श्रेणी में जुड़ा हुआ है? तो दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल है जी, दोनों समांतर हैं, और दोनों समांतर हैं तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें डायरेक्ट जोड़ने पड़ेंगे। C इक्वल टू 1 + 2 यानी 3 माइक्रोफैराड, दोनों को मिलाकर एक नया धारिता बन गया 3 माइक्रोफैराड का, और दूसरी पहले से है 3 माइक्रोफैराड का। अब इन दोनों को आपको निकालना होगा। 3 माइक्रोफैराड ये दोनों सीरीज में हैं, तो 1/c इक्वल टू 1/3 + 1/3, तो 1/c इक्वल टू एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो C का जो मान होगा यानी C इक्विवेलेंट का जो मान होगा 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 माइक्रोफैराड, 3/2 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर ये सही होगा जी, ऑप्शन नंबर B सही होगा, ऑप्शन नंबर B। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छे प्रश्न का मैंने सीरीज लाया है। ये है बहुत अच्छा प्रश्न। आइए यहाँ पर भी आपको A और B के बीच की कुल धारिता निकालनी है, टोटल धारिता निकालनी है। तो देखें ये कैपेसिटर और ये दोनों किस क्रम में है? तो दोनों है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, दोनों है श्रेणी क्रम में, और दोनों मिलकर 3 माइक्रोफैराड के साथ किस क्रम में है? समांतर में। तो पहले 2 माइक्रोफैराड को श्रेणी क्रम में आप निकालेंगे तो ये 1 माइक्रोफैराड का बन जाएगा, और दूसरा पहले से है 3 माइक्रोफैराड का। अब ये दोनों हो गए समांतर में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 3 और 1 4 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर A सही होगा जी, 4 माइक्रोफैराड। आगे देखें, कि समान धारिता C वाले 3 संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में, जब पहले समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो C + C + C 3C हो जाएगा, और बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है
तो 1/c डैश 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो 1/c डैश इक्वल टू यहाँ हो जाएगा c यानी 3, 1 + 1 + 1 3, तो c डैश का मान हो जाएगा c/3। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात, समांतर क्रम में आया 3c और श्रेणी क्रम में आया c/3, c से c कट जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, तो 9:1। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 9:1। प्रश्न अच्छा था। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ है कि 60 माइक्रोफैराड 7 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है, तो संचित ऊर्जा का मान। मैंने ऊर्जा का फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला हो जाएगा इसका 1/2 Q²/c, तो 1/2 Q² का मतलब होगा 3 × 10⁻⁸ का होल स्क्वायर, और अपॉन c का मतलब हुआ 60 × 10⁻⁶। 1/2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 के पावर 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 60 × 10⁻⁻6। ठीक है। अब यहाँ बचेगा 1/2 और इनटू, मेरे पास स्पेस की कमी है, इधर देखिए, 1/2 बचा, ऊपर में हो गया 9 और अपॉन 6 हो जाएगा, और 1 0 इसमें से ख़त्म होगा, तो आपका आ जाएगा 10 के पावर -16 और गुने 10 के पावर ये हो जाएगा 5। ठीक है। अब आप 3 से काट दें 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3 और बटा में 4, और ये घट के हो जाएगा 10 के पावर -11। ऑप्शन किस रूप में दिया है? 3 से भाग ले, 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 4 4 से 28, 2 30, 4 5 20, 7.5 ये ऑप्शन नंबर होगा। 1 0 बढ़ जाएगा, 10 के पावर -12 जूल। ऑप्शन नंबर होगा 7.5 × 10⁻⁻12 जूल। ऑप्शन नंबर डी। आपका फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ? तो U = ½ Q²/c। Q² का मान दिया है, Q का मान दिया है, C का मान दिया है, रखिए, ये आंसर आ जाएगा। आगे देखें, यहाँ पर है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो संचित ऊर्जा इसमें होगा ½ CV²। 1/2 C का मान यहाँ 100 माइक्रोफैराड है, 100 × 10 के पावर -6, और V का मान है 100 वोल्ट, तो 100 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। अब 1/2 100 और गुने 10 के पावर -6 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10 के पावर 4, तो 4 और 2 6, ये 6 से 6 कट जाएगा। 1/2 का मतलब क्या? 0.5 जूल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0.5 जूल। आगे देखें, यहाँ है कि एक धारक यानी कैपेसिटर जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैराड है, धारिता 100 माइक्रोफैराड है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 20 ओम के प्रतिरोधक द्वारा निरावेशित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा, U का मान यहाँ भी निकालिए, ½ CV²। 1/2 C का मान 100 माइक्रोफैराड है, 100 × 10 के पावर -6, और V का मान है 200 वोल्ट। इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 पर कितने जीरो? 4 जीरो, 4 जीरो और 2 जीरो, 6 जीरो, ये 6 जीरो से 6 जीरो खत्म हो गया, 2 दूनी 4 होगा, यानी 2 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 जूल। आइए नेक्स्ट है, आगे देखें, यहाँ पर है कि आवेशित समांतर पट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र ½ E², ये, और E का सूत्र आप जानते हैं, E का वैद्युत क्षेत्र, E मतलब वैद्युत क्षेत्र, V/D होता है, तो E का मान रखेंगे तो ½ V/D का होल स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, ½ V/D का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बहुत आसान सा प्रश्न था।
आगे देखें ये प्रश्न तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ये पूछा हुआ प्रश्न है जी, 2015 और 2016 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता आपको पता करना है। देखिए बड़ी बूंद की त्रिज्या को कैपिटल आर लिख देते हैं और छोटी बूंद की त्रिज्या को स्मॉल आर लिख देते हैं, स्मॉल आर लिख देते हैं। अब आप देखेंगे कि 64 छोटी छोटी बूंदों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब तो क्यूब रूट क्यूब उधर भेजेंगे तो 64 आर क्यूब यानी 4r। बड़े आर और छोटे आर के बीच रिलेशन आ गया r बराबर 4r। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं लिख देता हूँ r = 4r। अब आइए फिर प्रश्न में कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। एक की धारिता C का मान है 5 माइक्रोफैराड, पास R का रिलेशन था R = 4r। अब आपको बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है छोटी बूंद की धारिता। छोटी बूंद की धारिता, बूंद होता है गोलीय और उसका धारिता होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 5 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आपको बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है तो बड़ी बूंद की धारिता का सूत्र होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R। अब कैपिटल R का मान कितना था 4r, तो C डैश = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर 4r हो जाएगा, सॉरी स्मॉल r हो जाएगा। अब C डैश = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r और इनटू में 4 और इसका मान 5 था तो 5 × 4 यानी 20 माइक्रोफैराड। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20 माइक्रोफैराड। आइए नेक्स्ट है मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। मुक्त आकाश यानी एप्सिलॉन नॉट का मान आपसे पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन नॉट का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है? वोल्ट पर मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट पर मीटर। तो आप ई के बारे में जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है तो उसकी त्रिज्या, ये आप एक फॉर्मूला पढ़ें, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आपके पास R का मान निकालना है, C का मान दे दिया है 1 × 10⁻⁻6 और इसका मान होता है आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो जाएगा 1/9 × 10⁻9। तो इसका मान हो जाएगा 1/9 × 10⁻9 और इंटू में r और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 किलोमीटर। यानी 1 माइक्रोफैराड धारिता जिस गोले की होगी उसकी त्रिज्या होगी 9 किलोमीटर। आगे देखें। देखें, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंद एक दूसरे से मिलकर बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता के तुलना में। अब आपको एक प्रश्न अभी मैंने ऐसा करवाया, वहाँ पर एक प्रश्न था जिसमें 64 बूंदें थी पानी की, यहाँ पर 8 बूंद है। 8 बूंद है, समान त्रिज्या है, 8 बूंद है। तो 8 बूंद 8 × 4/3 पाई r3। छोटी बूंदों का त्रिज्या छोटा r मान लिए और बड़ी बूंद की त्रिज्या हो जाएगा 4/3 बड़ा r3। दोनों का आयतन बराबर होगा। 4/3 से 4/3 कट गया तो r का मान हो जाएगा 2r, क्यूब इधर भेजने पर। अब आपसे पूछा है, आपसे दिया हुआ है कि एक बड़ी बूंद बनाती है, यानी छोटी बूंद की धारिता कितनी हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और बड़ी बूंद की धारिता होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R और कैपिटल R का मान है 2r। तो C डैश बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r।
यानी सी डैश इक्वल टू 2 बाहर रख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और सी डैश इक्वल टू 2 इंटू इसका मान था सी, यानी दुगनी हो जाएगी, दुगनी आंसर हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता के तुलना में दुगनी हो जाएगी। अनावेशित पृथक चालक, प्रश्न है एक अनावेशित पृथक चालक को जब किसी दूसरे अनावेशित पृथक चालक के समीप लाया जाता है। एक अनावेशित एक ऐसा चालक है जिस पर आवेश नहीं है। अनावेशित पृथक चालक को जब किसी दूसरे आवेशित पृथक चालक, एक आवेशित है B और दूसरा है A, इस पर आवेश नहीं है और इस पर कोई आवेश है, और दोनों को निकट लाया गया, तब क्या होगा? अनावेशित चालक का आवेश और विभव दोनों स्थिर रहते हैं। आवेशित चालक का आवेश और विभव दोनों स्थिर रहते हैं। आवेशित चालक के आवेश तथा विभव दोनों के मान बदल जाते हैं। आवेशित चालक के आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव घट जाता है। आवेशित चालक का आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव बढ़ जाता है। नहीं, एक बात याद रखना, इसी सिद्धांत पर कैपेसिटर बनाया गया है, संधारित्र, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जब एक कोई भी किसी प्रकार का एक चालक हो, जब एक चालक ये अनावेशित है, इस पर चार्ज 0 है, मतलब नेट चार्ज 0 है, और एक चालक है, एक आवेशित चालक है जिस पर Q चार्ज है, अगर दोनों को निकट लाया जाएगा तो आवेश तो इस पर समान रहेगा, आवेश अभी भी Q रहेगा, लेकिन विभव का मान घट जाएगा। आवेश स्थिर रहेगा, विभव घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिणामी धारिता का मान श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। तो हम लोग 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, 3 धारिता है, एलसीएम C 3, तो ये 1/C डैश बराबर मान लें, तो C डैश का मान कितना होगा? 3/C, यानी C/3। C/3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, C/3। आगे देखिए, किसी पैरावैद्युत माध्यम का पैरावैद्युतांक हो सकता है, किसी पैरावैद्युत माध्यम का, किसी भी पैरावैद्युत माध्यम का पैरावैद्युतांक। एक बात याद रखने हैं कि पैरावैद्युतांक हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब 1 से बड़ा होता है तो 0 नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, और 1 से छोटा है 0.7 तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 6, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखें,